जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान फेस करेगी न्यूजीलैंड को सुपर 8 की पहली गेम में। ये गेम कल रात को 6:30 बजे खेली जाएगी। अब T20 वर्ल्ड कप में एक दिन में तीन तीन मैच हो रहे थे, इट वाज टू मच। अब सुपर 8 में हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा हर टीम को थोड़ा बेहतर तरीके से एनालाइज करने का। थोड़ा ठहराव आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप में, और हमें भी थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा कि हम हर टीम को अच्छे तरीके से स्टडी करें। अब आज के इस प्रीव्यू में मैंने किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की। होता है ना, मैं वीडियो से पहले अच्छी खासी तैयारी करता हूं, लेकिन आज की वीडियो में मैंने किसी किस्म की तैयारी नहीं की। तो न्यूजीलैंड को मैंने आपके सामने बैठ के रिवाइज करना, यानी हम कितनी टीमों का देख रहे हैं, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, कनाडा, यूएई, बहुत कुछ हमने देखा है। तो न्यूजीलैंड को एक दफा दोबारा से पढ़ना है, न्यूजीलैंड को एक दफा दोबारा से देखना है। उनका स्क्वाड देखेंगे, उनके एक एक प्लेयर को देखेंगे। और आज के इस प्रीव्यू में मैं पहले न्यूजीलैंड की तरफ आना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें अपना तो पता है ना, हमारी बात मैं करूंगा, लेकिन जिनके साथ आपका मैच है इस टाइम उनको देखना, उन्होंने टूर्नामेंट में क्या किया है, उनकी तरफ से हाईएस्ट स्कोरर कौन था, किसने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, वगैरह वगैरह, ताकि इस वीडियो के बाद ना आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि न्यूजीलैंड पीछे क्या करके आई है टूर्नामेंट में। तो मिलके रिवाइज करेंगे। अच्छा, ये जो मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, ये प्रेमदासा में ही है, कोलंबो में ही है। आपका जो कोलंबो का मेन स्टेडियम है बड़ा वाला, जहां इंडिया पाकिस्तान की गेम हुई थी, वहीं पे ये मैच है। न्यूजीलैंड ने अपनी ग्रुप स्टेज में 3 गेम्स खेली हैं, चेन्नई में और एक अहमदाबाद में। अब चेन्नई में वो 3 गेम्स खेल के आ रहे हैं, यानी उनको प्रेमदासा की पिच पे स्पिनर्स के अगेंस्ट कुछ खास मुश्किल नहीं होने वाली। और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं अब सब कॉन्टिनेंट के अंदर। पाकिस्तान बहुत ज्यादा आते हैं, आईपीएल जाते हैं। अभी न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को व्हाइट वॉश भी किया था टेस्ट में। यानी अगर हम ये सोच रहे हैं कि स्पिनर्स न्यूजीलैंड को हिलने नहीं देंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन फिर भी आपका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड से बहुत बेहतर है। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 7 दफा एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 दफा पाकिस्तान जीता है और 2 दफा न्यूजीलैंड जीता है। एक मैच न्यूजीलैंड जीता था 2010 में बारबेडोस, और दूसरी गेम पाकिस्तान हारा था, मेरा ख्याल है मोहाली में, 2016। ये मेरी इस टाइम मेमोरी मुझे याद करवा रही है। पढ़ा पूरा मैंने कोई नहीं है कि कब हराया था, लेकिन मेरे ख्याल से मोहाली में ही हराया था। अच्छा, वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, 1 मिनट लगना है मुझे चेक करने में। हाँ, 2016 में न्यूजीलैंड जीती है और 2010 में जीती है। हाँ भाई, इतना तो याद होता ही है। 2016 वाला आपका मैच था मोहाली में, चलो अच्छी बात है, याद था यार। और 2010 वाला तो बारबेडोस ही है। अच्छा, न्यूजीलैंड का स्क्वाड मैं एक दफा पढ़ लेता हूं, ताकि आपको भी पता लग जाए कि कौन कौन से लड़के वो लेके आ रहे हैं भाई साहब। फिन एलन है, हम सब इनसे वाकिफ हैं, ओपनर हैं, आते साथ ही डिस्ट्रक्टिव किस्म की बल्लेबाजी ये करते हैं। और न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशंस भी होंगी कि अर्ली ऑन आपको स्टार्ट मिले। और इनके साथ टिम साइफर्ड भाई हैं, जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से, अगर मैं देखूं ना, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर मैं सब बल्लेबाजों का स्कोर देखूं कि कौन कितने नंबर पे मौजूद है, तो टिम साइफर्ड भाई वाहिद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं जो टॉप 15 में मौजूद हैं, और ये 7वें नंबर पे हैं, जो कि काफी नीचे है। इन्होंने 4 मैचों में 173 रन किए हैं, 7वें नंबर पे मौजूद हैं। इनके अलावा टॉप 15 में कोई भी न्यूजीलैंड का बल्लेबाज नहीं मौजूद। प्रेमदासा में हमने देखा कि अर्ली ऑन जो स्टार्ट मिलता है वो सारे मैच को ना एक साइड पे ले जाता है। तो आपको सिर्फ अर्ली ऑन पावर प्ले के नुकसान से जितना आप बच सकते हो आपको बचना है। और न्यूजीलैंड के जो दोनों ओपनर्स हैं, फिन एलन और टिम साइफर्ड, आप इनसे वाकिफ हैं, ये सिर्फ मारने आते हैं।
ये सिर्फ पावर प्ले को यूटिलाइज करने आते हैं, बाकी नीचे वाले अपना काम जैसे उन्होंने करना है वो करें। अच्छा, फिन एलन, टिम साइफर्ड इनके ओपनर्स हैं। फिर इनके स्क्वाड में डेवन कॉनवे भी हैं, हम इनको जानते हैं लेफ्टी, और इनको स्पिन ट्रैक्स पे बल्लेबाजी करने का बहुत तजर्बा है। ये सीएसके की तरफ से भी खेले हुए हैं। सीएसके की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि चेन्नई में सबसे तगड़ा स्पिन ट्रैक मौजूद है इंडिया के अंदर। हालांकि ये गेम कोलंबो में है, लेकिन इतना ज़्यादा दूर नहीं है कोलंबो चेन्नई से। तकरीबन तकरीबन सेम किस्म का ट्रैक आपको कोलंबो और चेन्नई में मिलता है, तो तैयारी इनकी भी तगड़ी होगी। अच्छा, नीचे आ जाते हैं ऑलराउंडर्स में। इनके कप्तान मिचेल सेटनर, हम सब इनसे वाकिफ हैं, और इनकी लेफ्ट आर्म स्पिन काफ़ी क्रूशल होगी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस तरह उनको टैकल करता है। फिर इनकी टीम में मार्क चैपमैन भी हैं। शुक्र है मार्क चैपमैन है, लेकिन हारिस राउफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मार्क चैपमैन नीचे से जिस तरह फिनिश कर सकता है ना, वो अलहदा बात है कि पता नहीं अब शहीन खेलता है कि नहीं। पाकिस्तान टीम पे अभी मैं आऊंगा, लेकिन मार्क चैपमैन का नाम पढ़ते साथ ही मेरे दिमाग में ना वो रावलपिंडी वाले मैच आ गए हैं। इसने बहुत मारा हुआ है पाकिस्तान को यार, इसको पाकिस्तान की ना इच्ची बिच्ची पता है। अच्छा, ये इन्होंने एक बंदा रिप्लेस किया है, जो इनके प्लेयर है ना, माइकल ब्रेसवेल, जो मुल्तान सुल्तान से भी खेले हुए हैं, न्यूजीलैंड की कप्तानी भी करते हैं वनडे में। ये बाहर हो गए हैं इंजरी से। मेरा ख्याल है ये अफगानिस्तान वाली गेम में बाहर हुए थे। ये मैंने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा था, वो आर्टिकल यहाँ पे कहीं पे मौजूद होना चाहिए। माइकल ब्रेसवेल ने इंजरी कैरी की थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेन्नई में पहले मैच में, तो इनको रिप्लेस कर दिया गया था ये मैकूनी से। अब ये मैकूनी का नाम इतना मुश्किल है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वो मैंने सुनने की कोशिश की थी, एक दफ़ा आपके सामने भी सुन लेते हैं। क्या नाम है भाई का? मैकॉन्ची। मैकॉन्ची है भाई का नाम, एक दफ़ा और सुन लेते हैं, बड़ा मुश्किल नाम है। मैकॉन्ची, ठीक है। तो ये जो मैकॉन्ची भाई हैं, इन्होंने कोई 133 T20 मैच खेले हुए हैं, जो ब्रेसवेल को रिप्लेस करके आए हैं। और इन्होंने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में कैंटरबरी किंग्स जो इनकी टीम है उनकी तरफ से ये हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। इन्होंने 14 विकेटें ली थी 7 की इकोनॉमी से, तो ये इन्होंने शामिल की हैं। उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड के बाकी बॉयज़ देखें, फिर इसके अलावा इनकी टीम में डैरल मिचेल भी हैं, जिनकी टूर्नामेंट में बारी लगी थी। जिमी नेशम भी हैं, ग्लेन फिलिप्स भी हैं, इनकी फील्डिंग से हम सारे वाकिफ़ हैं। रचिन रविंद्रा भी हैं। माउस ही चलना बंद हो गया, मेरा ख्याल है मैंने चार्ज नहीं किया हुआ। चलो, ये होता है जब मैं वीडियो से पहले तैयारी नहीं करता ना, तो हाथ का इस्तेमाल ही करेंगे आप। जिमी नेशम भी है, ग्लेन फिलिप्स भी हैं, रचिन रविंद्रा भी हैं। फास्ट बॉलर्स अगर मैं आ जाऊं, जैकब डफी हैं, लुकी फर्गसन घर वापस चले गए थे, इनका बेबी हुआ था। मैट हेनरी हैं, जो कि हम सब वाकिफ़ हैं कितने एक्सपीरियंस बॉलर हैं। काइल जेमिसन भी हैं, फास्ट बॉलर। इश सोडी भी हैं, और एडन मिल टूर्नामेंट से बाहर चले गए थे पहले ही। सो टीम भाई साहब उनकी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, ठीक है। अगर मैं न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान की पहली गेम को एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूं अपने माइंड में, तो 182 किया था अफगानिस्तान ने, और उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 183 किया था। मतलब इन्होंने चेस कर लिया था वो टारगेट 18वें ओवर में, तो तकरीबन आसानी से ही ये जीते। चेन्नई में ये गेम हुई थी। इसके बाद इन्होंने यूएई के अगेंस्ट तो 10 विकेटों से मैच जीत लिया था। ये वाहिद मैच है जो इनके ओपनर्स ने दोनों ने मिलकर बारियां लगाई थी। टिम साइफर्ड 89 पे थे और फिन एलन 84 पे थे, तो ये गेम भी इन्होंने बड़ी आसानी से जीती। ये गेम भी चेन्नई में थी। फिर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की गेम थी अहमदाबाद में। ये गेम साउथ अफ्रीका ने जीती। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 175 किया था, और इस मैच में तकरीबन सब ने स्ट्रगल किया था। नीचे मार्क चैपमैन, जिनका मैंने आपको बताया है, उन्होंने 48 किया था डैरल मिचेल के साथ 24 बॉलों पे 32। सो इन्होंने उस मैच में 175 किया, जो साउथ अफ्रीका ने 18वें ओवर में चेस कर दिया। उनके 3 आउट थे, मतलब आराम से ही साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। इसके बाद इनकी जो कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड की गेम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम थी, बिकॉज कनाडा के ऊपर से पार्टनरशिप लगी थी। कनाडा के बैटर युवराज समरा ने 110 किया 65 बॉलों पे, और 116 पे पहली विकेट उनकी गिरी थी। तो कनाडा गेम में आपको लग रहा था, लेकिन स्टिल चेन्नई में उन्होंने 173
का टारगेट दिया, 173 किया, 174 का टारगेट दिया, और 16वें ओवर में न्यूजीलैंड ने बहुत आसानी से ये चेस कर लिया था। और इस गेम में नीचे से ग्लेन फिलिप्स की बारी लगी 76 रन की, और सचिन रविंद्रा ने भी यहाँ पे 59 किया। सो ओवरऑल न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट में आपको मिक्स परफॉर्मेंसेस के साथ ऊपर आती नजर आ रही है, कि एज सच कोई एक बंदा नहीं आप कह सकते जो न्यूजीलैंड को कोई डोमिनेट करके ऊपर लेके आया। किसी मैच में सचिन रविंद्रा की बारी लग गई, किसी मैच में ग्लेन फिलिप्स की बारी लग गई, किसी मैच में ऊपर टिम साइफर्ट ने 50 कर दी, 250 किए हैं टिम साइफर्ट ने। सो मिक्स एंड मैच रिजल्ट हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज भी होती है, बिकॉज अगर कोई एक बंदा खड़ा हो रहा हो ना अकेला, तो टीम के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है। लेकिन अगर हर दिन एक डिफरेंट बंदा खड़ा होके कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो फिर उस टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार हम कर सकते हैं। तो टीम तो न्यूजीलैंड की तगड़ी है, ऐसा नहीं है कि आपको प्लेट में रख के ये मैच मिल जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मैंने आपको चेन्नई का रिकॉर्ड बताया, ये जो मैंने आपको इनके रन्स बताए, वो बताने का मकसद ये है कि एक दफा मैं भी रिवाइज कर लूं, एक दफा मैं भी देख लूं कि अच्छा ये पीछे करके क्या आए हैं। ऑब्वियसली इतनी ज्यादा गेम्स थी यार कि थोड़ा सा छुप जाते हैं रन्स कि कौन सी टीम क्या करके आ रही है। अब मेरा ख्याल है 3 डबल हेडर हैं बस सुपर 8 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक दिन में एक गेम है, हम उसको बड़ा स्मूथली आगे लेके चलेंगे, हमें सारी चीजें पता होंगी कि कौन सी टीम क्या डोमिनेट कर रही है। सिर्फ 8 टीमें रह गई हैं, और हमने सुपर 8 की हर गेम में लाइव आना है। जब दोपहर की गेम होगी उस पर भी मैं लाइव आऊंगा, और जो रात की गेम है उस पर तो हमने लाइव आना ही आना है। पाकिस्तान की गेम 6:30 है, हम 1 घंटा पहले लाइव आते हैं। मैं 5:30 5:30 बजे लाइव आ जाऊंगा, आपके सामने ही यहाँ पे अफ्तारी होनी है, ठीक है, आपसे बात करते करते, और 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लूंगा नमाज की, लेकिन लाइव ही होऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, प्रेमदासा, पाकिस्तान की कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है कोलंबो के साथ अब, क्योंकि आप इंडिया के अगेंस्ट वहां पे बहुत गंदी गेम हार के आ रहे हैं। नाइट गेम है ऑब्वियसली, और न्यूजीलैंड आपको टफ टाइम दे सकता है। मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को पकड़ लेगा, बड़ी मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब है। और इसीलिए मैं आपको टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बता रहा था कि पाकिस्तान की जो प्री सीडिंग की गई है वो बहुत आसान है दूसरे ग्रुप की निस्बत। वहां पे इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे हैं। जिम्बाब्वे जगह बना के आया है, दरवाजा तोड़ के आया है। जिम्बाब्वे ना होती तो ऑस्ट्रेलिया होती। स्टिल उस ग्रुप में वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मजा आएगा उस ग्रुप को देखने का। फिर भी पाकिस्तान का ग्रुप थोड़ा हल्का है। यहाँ पे आप हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। श्रीलंका वाली गेम आपकी मुश्किल है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड कोलंबो में है, पाकिस्तान इंग्लैंड और पाकिस्तान श्रीलंका कैंडी में है। पाकिस्तान ने अभी उस मैदान में कोई मैच नहीं खेला, और वो थोड़ा अप नॉर्थ है, वहां पे थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है, हवा बहुत चलती है, बारिश वहां पे बहुत होती है। 2023 के एशिया कप में आपने कैंडी में गेम्स खेली थी। अच्छा, कैंडी और पालिकले एक ही मैदान है, वो कुछ लोग इसके लिए यूज करते हैं कैंडी, कुछ यूज करते हैं पालिकले, तो कंफ्यूज नहीं होना, कैंडी और पालिकले एक ही ग्राउंड है, एक ही जगह है वो। प्रमदासा में हमने देखा कि पाकिस्तान टीम एक कोड क्रैक नहीं कर पाई थी। ठीक है, कोलंबो में आपको स्पिन ट्रैक मिलते हैं, स्पिनर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंडिया वर्किंग करके आई थी कि कोलंबो की पिच पे अगर हम हार्ड लेंथ हिट करेंगे तो हमें एक अच्छा बाउंस उसमें से मिलेगा, और वहीं पे इंडिया ने आपको फंसाया। और हम गए थे एक फास्ट बॉलर के साथ, शहीन के साथ, उसने भी हमें लेट डाउन किया। फहीम को हमने अपॉर्चुनिटी दी नहीं। अब आप कान यहां से खींच लें या कान वहां से खींच लें, सच नहीं बदल सकता। पाकिस्तान बहुत ज्यादा ऑलराउंडर खिला रहा है, आपको एक फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा सलमान मिर्जा के साथ। मिर्जा बाइट नहीं होता टूर्नामेंट से, मिर्जा किसी सूरत बाइट नहीं होता जितनी अच्छी वो बॉलिंग कर रहा है। मिर्जा के साथ मेरा ख्याल है दे नीड टू गो विद नसीम शाह। आप पूरे 2 फास्ट बॉलर लेके जाएं, ताकि अगर न्यूजीलैंड आपके स्पिनर्स पे अटैक करती है तो आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। अगर प्लान बी आपके पास नहीं होगा तो फिर आप किसकी तरफ देखोगे। और मैं बार बार ये आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, इस चीज को समझो, जब आप इतनी ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन खिलाओगे ना,
तो नहीं आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते टूर्नामेंट्स में। आपके पास साइम भी है, आगा भी बॉलिंग करता है, नीचे नवाज भी आप खिला रहे हो, शदाब भी खिला रहे हो, आप फहीम भी खिला रहे हो, आपके पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं। फिर अबरार, उस्मान, तारिक अगर दोनों स्पिनर खेल रहे हैं, मतलब आपके पास कोई 6-7 किस्म की ऑप्शंस हैं यार। इतने बॉलर्स क्या करने हैं आपने? और 9वें नंबर पे अगर फहीम आप खिला रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप डरे हुए हो, और ये मैं कन्विंस हूं कि आप डरे हुए हैं। ये नबीबिया वगैरह के अगेंस्ट ये स्ट्रेटजी आपकी चल जाएगी, लेकिन बड़ी टीमें ना बहुत ज्यादा वर्किंग करके आती हैं, वो नहीं आपको अपने ऊपर हावी होने देते। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में सिंपल, आप अबरार को अंदर लेके आए, अबरार और उस्मान तारिक के 4-4 ओवर हैं, इसको आप साइड पे कर दें। इसके अलावा आई वॉन्ट टू गो विथ 2 फास्ट बॉलर्स, सलमान मिर्जा, नसीम शाह। 8 ओवर उनके हो गए, 8 ओवर इनके हो गए, ये हो गया 16। अब 4 ओवर रहते हैं, आप 2 नवाज को करा लें या 2 साइम को करा लें, या एक आधा आगा ने करवाना है, उनकी टीम में लेफ्टीज भी हैं, मतलब इतनी ज्यादा आपके पास फिर भी ऑप्शंस हैं। अब स्लॉट खाली हो जाती है, फहीम की जगह नहीं है यार। इवन कि मुझे इसमें शदाब भी समझ नहीं आता, लेकिन शदाब इन्होंने डीप इनसाइड दे नो कि हमें शदाब ना कभी बैटिंग में कुछ करके दे सकता है, तो वो उसकी बेस पे खेल रहा है। आई होप कि अगर वो खेले, वो बॉल के साथ भी पाकिस्तान को मैचेस जितवाना शुरू करे, लेकिन स्पेस आपके पास बनती है। बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, स्टिल बाबर आजम को उस दिन बल्लेबाजी पे ना भेजना, स्टिल पाकिस्तान का 199 कर जाना, मतलब 200 मान लो। एक अननेसेसरी प्रेशर पाकिस्तान ने अपने ऊपर डाला हुआ है। चौथे नंबर की आपने पोजीशन ब्लॉक की हुई है, टोटल आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज को आप कैरी कर रहे हैं। चौथे नंबर पे आप बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, और उसकी जगह या तो आप ख्वाजा नाफे को ऊपर लेके आए, उस दिन वो आ गया क्योंकि 12.1 ओवर में आगा आउट हुआ था, या आप फखर जमान को ले आए ताकि कुछ स्पार्क आए पाकिस्तान में। आप ग्रुप स्टेज के बाद अब सुपर 8 में आपका एक नया जर्नी है। हालांकि फखर जमान को भी मैं नीचे बल्लेबाजी करते हुए देखने का कोई बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं, मैं फखर को एज एन ओपनर ही देखना चाहता हूं, लेकिन हमारा जो स्क्वाड गया हुआ है, अब उसके अंदर से ही हमने ऑप्शंस निकालनी है ना। और फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने नॉक्स लगाई हुई हैं। आपको स्पेशली वो 2023 की उसकी नॉक याद होगी बेंगलोर में। ये है तो बड़ी पुरानी बात, आप कह सकते हैं कि यार वो एक पुरानी परफॉर्मेंस है, लेकिन कभी कभी आपने अगर किसी टीम को बहुत ज्यादा चार्ज किया हो ना, तो आप मेंटली उनको थोड़ा सा लाइट ले रहे होते हैं। चाहे उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी होगी, लेकिन आप उनको लाइट ले रहे होते हैं एज एन इंडिविजुअल। तो फखर प्रोबेबली आप चौथे पे डाल सकते हैं, या नाफे को आप चौथे पे डाल सकते हैं, फखर को नीचे कर सकते हैं। तो बाबर आजम का इस टाइम होना मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान उससे कोई वैल्यू नहीं निकाल पा रहा। अब ख्वाजा नाफे को क्या ये खिलाते हैं, या तो किस नंबर पे खिलाते हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन एक बात तो भाई साहब पत्थर पे लकीर है कि पाकिस्तान टीम अपनी प्लेइंग 11 अभी तक नहीं बना पाई। मतलब जो होता है ना, एक टूर्नामेंट से पहले आपको पता होता है कि ये हमारी प्लेइंग 11 है। जैसे माइक हेसन, सलमान अली आगा कहते थे कि हमें हमारी 11 पता है, हमें हमारे 15 पता है। वो फारग बातें थी, वो समझ नहीं आती ऐसी बातें मुझे, क्योंकि टूर्नामेंट में हमें पता ही नहीं है ना। और कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि साइम अयूब को रेस्ट करवानी चाहिए, साइम अयूब को बेंच करना चाहिए, और बाबर को आप एज एन ओपनर लेके जाएं। लेकिन साइम अयूब फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान टीम से फिलहाल बाहर नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि उसके ओवर आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है। हाँ, मुझे तकलीफ है इस चीज की कि साइम अयूब के बल्ले से रन नहीं आ रहे, लेकिन साइम को अगर आप बाहर निकालते हैं, आपका एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड बाहर हो जाता है, और आप उसकी जगह अकोमोडेट किसको करने की कोशिश करेंगे? बाबर आजम को। इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म। और अगर बाबर रन कर भी दे, तो साइम आपको प्लेइंग 11 में चाहिए भाई साहब। साइम के बगैर आपकी टीम नहीं बनती। आप ये देखें, साइम अयूब ने कितने बड़े मौकों पे आपको बड़ी बड़ी विकेटें लेके दी हैं। मैं साइम की बॉलिंग को कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बॉलिंग अब इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए उसकी बॉलिंग, अब मजबूरी सही, लेकिन वो आपकी मेन ऑप्शन है भाई साहब। उसके बगैर आपकी टीम नहीं बनती। और बाबर मिसाल के तौर पे एक आधे मैच में रन कर गया एज एन ओपनर, तो आपका पूरा बॉलर कम हो जाएगा। फिर प्रेशर आएगा फरहान के ऊपर कि फरहान के 2 मैच खराब हो गए हैं। इन्हें दा पता लगता है, बातें आ रही थी ना कि फरहान ड्रॉप हो जाएगा, अभी टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर है।
इन्होंने तो कर देना सी। 2 मैच फरहान के गंदे हो गए क्योंकि साइम को वापस लाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। आपके दिमाग में प्रेशर होगा, यार साइम के ओवर हमें चाहिए, फिर आप साइम को कहां अकोमोडेट करेंगे, चौथे में एडजस्ट करने के लिए। तो वो काम ही नहीं करना जो बाद में खराबी पैदा करे। तो साइम को आप कॉन्फिडेंस दें, अभी आपके टूर्नामेंट का मेन राउंड है, साइम को आप ये पूरा राउंड दें, साइम को आप ये पूरा वर्ल्ड कप दें, ताकि वर्ल्ड कप के बाद आप साइम को सामने बिठा के बात कर सकें कि भाई साहब क्या करना है आपका। अब हमने, आप एज एन ओपनर आए हैं, आपको पूरा वर्ल्ड कप दे दिए, अब अगर हम आपको साइडलाइन भी करते हैं क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप 2028 में है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। आप ये कह सकते हैं हाँ यार मैं नहीं कर पाया एज एन ओपनर, वैल्यू एड, मुझे अपनी चीजों पे काम करना है। तो आप उसको खुल के चांस दें, और अगर वो किसी गेम में आपको ऊपर से कुछ कैमियो प्रोवाइड करता है, बल्कि मैं तो ये उम्मीद करूंगा कैमियो नहीं, वो आपको एक प्रॉपर ऊपर से बारी लगा के दिखाए, तो फिर इंशाल्लाह वो फॉर्म पकड़ेगा। सलमान अली आगा ने नबीबिया के अगेंस्ट रन्स किए हैं, बट असल बात यह है कि नबीबिया के अगेंस्ट रन्स तो फरहान ने भी किए हैं। 100 होता है। मैं बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लूंगा सलमान अली आगा या साहिबजादा फरहान से, लेकिन हमें इंतजार है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट इन बल्लेबाजों से रन्स करते हुए देखना, कि ये बड़ी टीमों को चार्ज करें। क्योंकि यार मैं ऐसा क्रिकेट फैन हूं कि मुझे ना छोटी टीमों के अगेंस्ट मजा नहीं आता, सीधी सी बात। मैं बड़ी दफा आपको एग्जांपल देता हूं, 2009 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान का हुआ था श्रीलंका के साथ, मैंने तो सेलिब्रेट भी नहीं किया था, सीधी सी बात है। ठीक है श्रीलंका बहुत कंपेटिटिव साइड थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि पाकिस्तान श्रीलंका से हारेगा, मैंने तो सेलिब्रेट भी नहीं किया। तो अपना तो बचपन से स्कूल ऑफ थॉट ये है। तो बड़ी टीमों के अगेंस्ट आप चार्ज करें, आपका बहुत आसान है आगे सेमीफाइनल में जाना, और आपका सेमीफाइनल इंडिया से पड़ सकता है, यू नेवर नो। या तो इंडिया सारी गेम्स जीते, आप एक गेम हारें, आपका सेमीफाइनल हो जाएगा, या आप सारी गेम्स जीतें और इंडिया एक गेम हारे, फिर भी आपका सेमीफाइनल हो जाएगा। तो चांसेस आर ऑन भाई, पता नहीं फ्यूचर में क्या पता हम इंडिया पाकिस्तान का एक सेमीफाइनल मिल ही जाए। लेट्स जस्ट होप कि पाकिस्तान टीम डोमिनेट करे। अभी हमें ये टारगेट नहीं करना कि इंडिया के साथ हमारा मैच होगा, अभी उस तरफ हमने सोचना ही नहीं है, अभी 1 गेम एट ए टाइम। अच्छी चीज ये है कि आपके 2 बैक टू बैक गेम्स हैं, मतलब काफी कम इनमें गैप है। 21 आपने गेम खेल के रात को होटल वापस जाना है, लेट नाइट आप सोएंगे। 22 तारीख है, अब सुबह हो गई है, ठीक है, 1 दिन का गैप है बीच में, 23 का। 22 को ये रेस्ट करेंगे, 1 दिन की तैयारी होगी 23 की, और फिर 24 को आपकी गेम है। तो कभी कभी होता है जब आप एक तगड़ी गेम जीतते हैं ना, देन यू कैन नॉट वेट कि चलो यार अगली गेम भी पकड़ते हैं। इंग्लैंड तो वैसे ही पता नहीं कैसे सुपर 8 में आ गया है, हर गेम उनकी माठी गेम थी। जब उनका मैच आएगा करेंगे उन पे बात। जोफ्रा भाई भी हैं वहां पे, जिनको 40 रन तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऊपर देख लो किसने कितना बोनस लेना है। तो इंग्लैंड तो बहुत ही इस टाइप ना एक अजीब मोड़ से गुजर रही है, जहां समझ नहीं आ रही कि ये व्हाइट बॉल का इनका सिस्टम क्या है। तो भाई साहब ज्यादा मुश्किलात आपको नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इस गेम में मुझे फेवरेट नजर आ रहा है, और इंशाल्लाह जो लोग नाराज है ना इस टाइम पाकिस्तान टीम से, मेरे ख्याल से वो लोग वापस पता है कब आएंगे, जब आप 2 गेम जीत जाएंगे। क्योंकि 2 गेम जब आप जीतेंगे ना, तो तकरीबन आप सेमीफाइनल में आप क्वालिफाई कर चुके होंगे। जब लोगों को ये पता लगेगा ना पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने लगी, तो फिर लोग एक्टिव हो जाएंगे, फिर लोग वापस आ जाएंगे। और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान टीम की है कि उन्होंने इनको कब तक वापस लाना है। तो इंशाल्लाह कल 5:30 बजे 5:30 मैं लाइव आऊंगा, और साथ बैठ के मैच देखेंगे। गुड नाइट।